हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स पावर चैनल में आपका स्वागत है। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर 2 को हम लोग आज देखेंगे। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 को देखा होगा। ठीक है, अगर आप नहीं भी देखें तो कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगा यहाँ से। लेकिन फिर भी आप लेक्चर नंबर 1 को एक बार देख लेंगे, 40 मिनट का तो वीडियो ही है बस। क्लियर। तो लेक्चर 1 में लास्ट में मैंने एक बात बताया था कि जब भी एक बीम पे एक स्ट्रक्चर था जो कि बीम है, उस पर अगर एक जनरलाइज्ड लोडिंग लगाया गया है। जनरलाइज्ड लोडिंग का मतलब क्या होता है मैंने बताया था बहुत अच्छे से लास्ट में, उसको बोला था मैंने कि अपने लैंग्वेज में लिख भी लेने के लिए। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि उसको कट करने पे मैंने यही क्वेश्चन पूछा था लास्ट में कि जब भी हम मेंबर को कट करेंगे तो उसमें कितना तरह का इंटरनल फोर्स होगा। क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग एक्सटर्नल फोर्स में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, इंटरनल फोर्स में इंटरेस्टेड होते हैं। हालांकि इंटरनल फोर्स जनरेट तभी होता है जब एक्सटर्नल लोड लगा हुआ रहता है। ठीक है ना। तो मतलब वो अपने पिक्चर में आता है। फोर्स तो अंदर लगा ही रहता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जिसको कि बोलते हैं। लेकिन वो फोर्स जो है वो इंटरनल फोर्स में कन्वर्ट हो जा रहा है किसी दूसरे तरह से, जब उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, मॉलिक्यूल को जब डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो उससे पहले थोड़ा सा आज हम उसका बात करेंगे, मेंबर को कट करेंगे, उसमें 6 तरह का फोर्स आपको दिखा भी देंगे। ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक व्यू ऑफ स्ट्रक्चर या बीम कह लीजिए, क्योंकि आपको ये, अब यहाँ पे तो हम बीम लिख दिए हैं। हालांकि आपको ये जो व्यू अभी हम दिखाने जा रहे हैं आपको पूरा इंजीनियरिंग में किसी भी स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल सकता है। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ेंगे वहाँ सेडिमेंटेशन टैंक में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और पूरा स्ट्रक्चर में तो ये आपको ज़रूरी पड़ेगा ही। तो सपोज कीजिए, बाकी ऐसे आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़े हुए हैं अगर तो आपको पता चलेगा कि रिलेट कर पाएंगे कि जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो सपोज कीजिए एक हम जनरल लोड वगैरह भी नहीं दिखाएंगे, बस एक बीम का हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ये बीम बना दे रहे हैं, 3 डायमेंशनल बीम है ये। क्लियर। यहाँ पे ये 3 डायमेंशनल बीम हम बना दिए। ये एक कोई भी स्ट्रक्चर है, अभी हम इसका नाम दे दिए हैं कि ये बीम है। क्लियर है। अब आप हमको इसके अंदर बताइए कि इस तरह का ये जो हम डैश डैश से हैचिंग कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शन। क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना। क्यों कहते हैं क्रॉस सेक्शन? क्योंकि ये जो है, अगर ये लेंथ है और ये इसका हाइट है या डेप्थ कह लीजिए, डेप्थ कह लीजिए चाहे हाइट कह लीजिए, डी और एच, और ये इसका अगर विड्थ है, तो ये विड्थ इंटू हाइट जो होता है वो क्रॉस सेक्शन कहलाता है। जैसे कैसे हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालते थे 9th-10th के मैथमेटिक्स में, तो वहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया बी इंटू एच कहलाता है। ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है? हमारा एच है। तो एच इंटू एल ये क्या कहलाता होगा? ये सामने वाला एरिया कहलाता होगा, फ्रंट एरिया है ना। तो फ्रंट एरिया का बात अगर करते हैं तो ये एच इंटू एल होगा, आप लिख लेंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया का अगर बात होगा, अभी 9th-10th का एकदम बेसिक चलेगा ये मैथ। क्रॉस सेक्शन एरिया का अगर बात करेंगे तो आपको फिगर से दिख रहा होगा बी इंटू एच या बी इंटू डी, जो भी स्मॉल एच कैपिटल एच जो भी लिखे हुए, बी इंटू स्मॉल एच यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है, कैपिटल एच ही लिख लेते हैं, बी इंटू कैपिटल एच। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया हमारे पास बी इंटू एच का। अच्छा, ऐसा ऐसा क्रॉस सेक्शन जो है बी इंटू एच का, वो हमारे पास इस बीम में कितना है? एक ये और एक ये है ना। एक बी इधर भी है और एक ये 2 ही क्रॉस सेक्शन है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इस बीम को हम जहाँ से मर्जी होगा कट जब करेंगे तो वो इस तरह से पैरेलल टू बी इंटू एच, तो वो हर सेक्शन क्रॉस सेक्शन ही कहलाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे इस सेक्शन का बात करते हैं तो ये भी बी है और ये हाइट यहाँ पे ये भी एच है, तो ये भी हमको क्रॉस सेक्शन ही हुआ। ये भी बी इंटू एच का ये भी क्या है? क्रॉस सेक्शन ही है, क्योंकि उसी के पैरेलल है। इसमें इनफाइनाइट क्रॉस सेक्शन है, जितना आपको मर्जी है उतना आप बना दीजिए, इसमें इनफाइनाइट क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे। ठीक है ना। इसमें कितना क्रॉस सेक्शन है? इनफाइनाइट क्रॉस सेक्शन है। ठीक। तो अगर अभी हम इसको मिटा देते हैं सामने वाले चीज़ों को,
ठीक है, फिर से बनाते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस तरह से मैंने बीम बनाया, 3 डायमेंशनल बीम एक, है ना। क्लियर है। और इसमें मैंने कहा क्या कि अगर ये बीम का लेंथ है और ये बीम का विड्थ है और ये बीम का अगर हाइट है, तो इसमें B इंटू एच वाला जो एरिया है, जो इस तरह से इसको कट करने पे दिखेगा, उसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। कौन सा एरिया कहते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। अच्छा, इस बीम को हम यहाँ से सामने से देख रहे हैं, इसलिए जब इधर से इसको देख रहे हैं तो ये फ्रंट व्यू कहलाता है। लेकिन बीम हमारे सामने है तो ये हमारा साइड हुआ। अगर हम इधर से देख रहे हैं तो ये हमारा राइट हैंड साइड व्यू हुआ, और अगर हम इधर से देख रहे हैं तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू हुआ। अलग बात है कि यहाँ जैसा राइट हैंड साइड व्यू है वैसा ही यहाँ लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। तो इसलिए इधर से अगर हम देख रहे हैं इसको तो ये हमारा हुआ साइड व्यू, है ना। और अगर हम ऊपर से देखेंगे तो फ्रंट व्यू से जब देख रहे हैं तो हमको ये एल का डायमेंशन दिख रहा है और हमको ये एच का डायमेंशन दिख रहा है फ्रंट व्यू से देखने पे। तो फ्रंट व्यू से जो एरिया हमको दिख रहा है वो हमको कितना का दिख रहा है? एच इंटू एल का दिख रहा है, या एल इंटू एच बोल लीजिए। वहीं अगर हम टॉप से देखें, तो टॉप से देखने पे उसको प्लान भी कहा जाता है, टॉप या प्लान व्यू। तो टॉप से देखने पे आपको क्या दिख रहा है? अगर आप बीम को ऊपर से देख रहे हैं तो ऊपर से देखने पे आपको ये लेंथ दिख रहा है, लेंथ, और ये आपको विड्थ दिख रहा है। यानी कि टॉप या प्लान व्यू में अगर उस एरिया का बात करेंगे तो एरिया यहाँ पे बी इंटू एल का आ जाएगा। क्लियर। चलिए, अब हम लोग देख रहे थे कि इसमें बहुत सारा क्या था, इसमें बहुत सारा, ये प्लान व्यू, इसमें बहुत सारा क्रॉस सेक्शन हो सकता है। तो एक दो क्रॉस सेक्शन अगर हम मान लें, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन ये हो गया और दूसरा क्रॉस सेक्शन अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, एक और क्रॉस सेक्शन अगर हम मान लें, तो ये सब क्या है? क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे। तो इसमें इनफाइनाइट क्रॉस सेक्शन है। कितना क्रॉस सेक्शन है? इनफाइनाइट क्रॉस सेक्शन है। तो अगर हर इनफाइनाइट क्रॉस सेक्शन के सेंट्रॉइड को अगर हम मिला दें, इसका सेंट्रॉइड, इसका सेंट्रॉइड, क्योंकि ये एक प्रिज्मेटिक बार है। कैसा बार है? ये एक प्रिज्मेटिक बार है, प्रिज्मेटिक बीम। देखिए, प्रिज्मेटिक बीम कहने का मतलब क्या है कि जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो थ्रू आउट द स्पान, यानी कि थ्रू आउट द लेंथ कांस्टेंट रहेगा। मतलब इस क्रॉस सेक्शन का भी एरिया बी इंटू एच, इसका भी बी इंटू एच, इसका भी बी इंटू एच, इसका भी बी इंटू एच। तो इसको हम लोग प्रिज्मेटिक बीम कहते हैं। क्लियर है। चलिए, तो जब प्रिज्मेटिक बीम का सारा सीजी तो एक ही लाइन पे होगा, तो इसे सारा सीजी को अगर इमेजिनरी लाइन यहाँ पे क्रॉस करा दें तो इसी को हम लोग कहते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो लाइन हम ड्रॉ किए हैं ये हर क्रॉस सेक्शन के सीजी से पास करता हुआ जा रहा है, हर क्रॉस सेक्शन के सीजी से पास करता हुआ जा रहा है। और ये जो लाइन है ये लेंथ वाले एक्सिस के डायरेक्ट मतलब पैरेलल में जा रहा है। जिधर लेंथ है उधर ही एक्सिस बन गया, इसलिए इस एक्सिस का नाम कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। क्या कहलाता है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। क्लियर है यहाँ पे। चलिए, अब आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप इस क्रॉस सेक्शन पे देखेंगे, अगर हम इसको जेड जेड एक्सिस बोल देते हैं, ठीक है, इस वाली, ये कैसा एक्सिस है? जो इधर सामने से निकल के आ रहा है, ये जेड इसके अंदर से घुसा है यहाँ पे और यहाँ बाहर निकल के आ रहा है, तो माने कि इस डायरेक्शन में है ऐसे। तो एक लाइन हम यहाँ पे ऐसा भी बना सकते हैं हॉरिजॉन्टल, और एक लाइन हम यहाँ पे वर्टिकल भी इस तरह से बना सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ से अगर हम एक लाइन ऐसे पास कराना चाहें सीजी से ही, तो एक हम यहाँ से ऐसे पास करा दिए एक्सेस में, और एक अगर हम ऊपर ड्रॉ करना चाहें ऊपर नीचे, तो ये वाई वाई। अब क्योंकि ये तीनों लाइन सीजी से ही पास कर रहा है, सीजी मतलब सेंट्रॉइड, इतना तो पता होगा आपको, सेंट्रॉइड, ठीक है। तो क्योंकि ये तीनों लाइन सीजी से पास कर रहा है, इसलिए इस तीनों लाइन को, इस तीनों एक्सिस को सेंट्रॉइडल एक्सिस कहेंगे। एक्सिस हो या फिर वाई वाई हो या फिर जेड जेड हो, इस तीनों को हम लोग नाम देंगे सेंट्रॉइडल एक्सिस का। कैसा नाम देंगे? सेंट्रॉइडल एक्सिस का। क्लियर है। ये तीन हमारा एक्सिस होता है, जिसमें से जेड जेड एक्सिस का नाम तो हम आपको बता दिए,
जेड जेड एक्सिस का नाम क्या है? जेड जेड एक्सिस का नाम है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, क्योंकि ये लेंथ के पैरेलल में चल रहा था। तो क्या वाई वाई और एक्स एक्स एक्सिस को भी कुछ नाम दिया जाना चाहिए? बिल्कुल। तो ऐसा एक्सिस जो लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है? ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर जैसे ऐसा समझिए कि जेड एक्सिस ये जा रहा था और एक्स एक्सिस यहाँ आगे पीछे जा रहा है, इस तरह से जेड एक्सिस है ना। ये देखिए जेड एक्सिस उधर जा रहा है, एक्स एक्सिस आपके तरफ आ रहा है, समझिए ऐसा, और वाई एक्सिस ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये सॉरी ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ भी 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है, और इस दोनों में भी 90-90 बन रहा है। तो ये 3 एक्सिस हुआ। 3 एक्सिस में जेड जेड वाले का नाम है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और बाकी एक्स एक्स और वाई वाई का नाम है ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्स या वाई वाई का नाम क्या है यहाँ से? ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स वर्ड का मतलब पढ़ते भी है फिजिक्स में 9th-10th में कि ट्रांसवर्स वेव होता था, जो कि डिस्टरबेंस और ऑक्सीलेशन में 90 डिग्री बनता था वेव में। मतलब कोई पानी में ऐसे कंकड़ डाले तो कंकड़ जा रहा है पानी के अंदर ऊपर नीचे इस तरह से, लेकिन वेव पानी में चलता है, कुछ इस तरह से फैलता है। मतलब वेव ऐसे जा रहा था और कंकड़ नीचे जा रहा था, तो 90 डिग्री बन रहा था। 90 डिग्री का सीन जहाँ जहाँ क्रिएट होता है उस सब जगह ट्रांसवर्स वर्ड लग जाता है। तो ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, या फिर इसी का एक और नाम पड़ जाता है लैटरल एक्सिस। ट्रांसवर्स या फिर लैटरल एक्सिस, ट्रांसवर्स या फिर लैटरल एक्सिस। थोड़ा सा और इसको कहानी कहा जाए तो मैंने क्या बताया था कि ये जेड था, ये हमारा एक्स था। तो एक्स वाला क्या है? एक्स वाला हॉरिजेंटल है, तो इसको हॉरिजेंटल लैटरल एक्सिस बोल सकते हैं या ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये वाई वाला वर्टिकल है, तो वर्टिकल है तो इसको वर्टिकल वाला बोल सकते हैं। वर्टिकल हॉरिजेंटल उतना ज़्यादा नहीं समझिए, नॉर्मल समझिए कि लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर जो भी बच गया वो सब ट्रांसवर्स है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर जो भी बच गया वो सब क्या है? ट्रांसवर्स है। कल के डेट में अगर जेड के तरफ से कोई लोड रहेगा तो उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लोड या एक्सियल लोड या नॉर्मल लोड कहेंगे। ठीक, लेकिन कल के डेट में अगर कोई वाई के पैरेलल लोड आएगा या एक्स के पैरेलल लोड आएगा तो उस केस में हम उसको ट्रांसवर्स लोड कहेंगे। कौन सा लोड कहेंगे? ट्रांसवर्स लोड। अगर इस तरह से वर्टिकल लोडिंग लगेगा तो उसको ट्रांसवर्स लोड कहेंगे, और लॉन्गिट्यूडनल यहाँ तो लॉन्गिट्यूडनल या फिर एक्सियल या फिर नॉर्मल लोड उसको कहेंगे। मतलब ट्रांसवर्स जहाँ भी लग जाएगा समझ जाइएगा कि वो वाई एक्सिस के यहाँ पे पैरेलल है या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर है बात यहाँ पे? अच्छा, अगर आप एक चीज़ और ध्यान से देखते हो तो इसको हम थोड़ा सा एक बार मिटा देते हैं। इतना क्लियर है? हम सिर्फ अब इस डायग्राम को क्रॉस सेक्शन को बनाते हैं। देखिए, अगर इस बीम को ही कंसीडर किए, ये जो भी बीम था हमारे पास, इसका ये क्रॉस सेक्शन था, इस तरह से ये क्रॉस सेक्शन था। क्लियर? अब हम पीछे नहीं जा रहे। अब यहाँ से जो सामने निकल रहा था ये था हमारा जेड एक्सिस वाला, किसी को एक्स किसी को वाई किसी को जेड बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये जो था ये ऊपर जा रहा था, ये वाई वाला, और ये जो बाहर निकल रहा था ये था हमारा एक्स वाला। बताए थे एक्स वाला आपके तरफ, जेड वाला इधर और वाई वाला ऊपर। क्लियर है? तो आप ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरह का है, ये कुछ इस तरह का है। ये आपका क्रॉस सेक्शन है बीम का, क्रॉस सेक्शन है बीम का। और ये जेड जो है, ये जेड इस तरह से सामने जा रहा है निकल के। क्लियर है? ये जेड क्या कर रहा है? सामने जा रहा है निकल के। मतलब इस क्रॉस सेक्शन में और इस जेड एक्सिस में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो होता है वो, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ही तो था, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो होता है ये क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। बिल्कुल। अब ये सब बात आप लिखिएगा कितना, ये सब समझ लीजिए, माइंड में अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये क्रॉस सेक्शन हुआ, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर ये क्या हुआ? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, यानी कि जेड एक्सिस। लेकिन वहीं पे हमारा वाई एक्सिस को देखिए तो ये इस तरह से ऊपर जा रहा है, और जेड एक्स एक्सिस को देखिए तो ये आपके तरफ जा रहा है। तो आप कहीं ना कहीं इस फोटो में क्या देख रहे हैं
कि ब्लू वाला मार्कर जो वाई एक्सिस है और रेड वाला मार्कर जो एक्स एक्सिस है, ये दोनों इस क्रॉस सेक्शन को छूता हुआ निकल रहा है। बिल्कुल इस बात को आप दिमाग में रखेंगे, इस क्रॉस सेक्शन के सरफेस को छूता हुआ निकल रहा है। लेकिन वहीं ये जो जेड एक्सिस वाला ये छू नहीं रहा है, ये इसको खींचने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ये जेड एक्सिस जो है ये परपेंडिकुलर है, ये ऐसे छू थोड़ी ना रहा है। क्लियर है? ये जो इसका जो सरफेस है जेड एक्सिस का, ये जो मार्कर है वो इसके सरफेस को छू नहीं रहा है ना। छूने का मतलब ये नहीं कि यहाँ से छू रहा है, छूने का मतलब कि इस तरह से पूरा का सरफ, जैसे ये पूरा लेट गया है इसके सरफेस में, लेकिन ये उसको ऐसे नहीं है। ठीक, तो कहने का मतलब है क्या कि जेड एक्सिस जो कि क्रॉस सेक्शन, ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन है इसके क्रॉस सेक्शन के ये परपेंडिकुलर है, लेकिन क्रॉस सेक्शन के सरफेस को छूता हुआ हमारा वाई एक्सिस जा रहा है, हमारा एक्स एक्सिस जा रहा है। तो लेटरल एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं है, वो है पैरेलल। यानी कि आप एक बात रखेंगे याद कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस जो होता है, जो हमारे एग्जाम्पल में जेड जेड एक्सिस है, ये हमारा परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन, परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन। लेकिन अगर हम इस सेक्शन का बात करें जो कि लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कहलाता है, ये वाला सेक्शन, तो इसके तो पैरेलल है, यहाँ से तो जेड ऐसे जा रहा था, तो ये क्या है, पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ही है तो किसके पैरेलल होगा, लॉन्गिट्यूडिनल के तरफ। तो ये पैरेलल टू किसके है, पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। समझ में आया बात? लेकिन एक्स एक्स वाला या वाई वाई वाला जो है ये क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है। और ये देखिए लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस यही ना था बीच वाला, तो इसके देखिए ये परपेंडिकुलर है, इसके देखिए ये परपेंडिकुलर, समझ गए? यानी कि जो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है, जो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है, यानी कि एक्स एक्स या वाई वाई वाला, ये हमारा क्या है, ये हमारा पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन को छूता हुआ निकल के जा रहा है, क्रॉस सेक्शन को छूता हुआ निकल के जा रहा है। वहीं हमारा इसको और बात बोल सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्शन है, परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। आया बात समझ में? इतना तक क्लियर हो गया होगा। ये सब में बहुत दिक्कत होता है आगे चल के, इसलिए हम इतना बता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, क्लियर हो गया, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। अब आइए आगे बढ़ते हैं। व्यू ऑफ बीम हम लोग समझ गए कि बीम को कैसे देखना है। ठीक, क्योंकि जब तक बीम का व्यू नहीं पता चलेगा हम लोग लोड को नहीं समझ पाएंगे अच्छे से। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं लोड के बारे में, है ना, क्योंकि कल लास्ट पॉइंट हमारा लोड ही देखना था। तो लोड हम लोग देखेंगे, इंटरनल फोर्सेस वगैरह भी इसी में बात करेंगे। तो लोड हमारा सबसे पहला नाम तो करना है, इसमें माइंड में बैठाना है कि लोड का मतलब होता है एक्सटर्नल एजेंट। लोड का मतलब क्या समझना है, एक्सटर्नल एजेंट है, बाहर से आने वाला कोई आदमी है, बाहर से आने वाला कोई व्यक्ति है, ऐसे समझना है। तो एक्सटर्नल लोड में एक्सटर्नल ही यूज हमेशा होगा। लोड हमेशा एक्सटर्नल एजेंट होता है, यानी कि बाहर से आने वाला कुछ है। ये आपके घर में अगर 10 लोग का खाना डेली बनता है, लेकिन अगर आपको पता चलेगा कि आज मेरे घर में 2 गेस्ट आने वाले हैं बाहर से, तो आप उस दिन क्या कीजिएगा, 12 नहीं 13 आदमी या 14 आदमी, सेफ्टी के लिए 15 आदमी का आप खाना बना लीजिएगा। आया समझ में मेरा बात? तो एक्सटर्नल एजेंट का मतलब क्या है कि बाहर से आने वाला लोग। तो जब आपके घर में डेली जो है जितने लोग हैं उतना ही लोग खा रहे हैं, तो लोग उस दिन खाना पे ध्यान उतना नहीं देता है, नॉर्मल चावल दाल सब्जी खा रहे हैं तो चावल दाल सब्जी बन रहा है। लेकिन जिस दिन बाहर से आने वाला लोग होता है, उस दिन लोग ये तो देखता ही है कि हमको 12 लोग का या 13 लोग का खाना बनाना है, 15 लोग का खाना बनाना है, लेकिन उसमें लोग ये भी देखने लगता है कि क्वालिटी भी थोड़ा सा कोशिश करता है इंक्रीज करने का। समझ में आ रहा है? तो जब भी आपको डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी आपको मेंबर्स को डिजाइन करना होगा,
जब भी आपको डिजाइन करना होगा, है ना, जब आपको डिजाइन करना है, आपको घर में नॉर्मल रहना है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको डिजाइन करना है कि कुछ लोग आ रहे हैं, हमको खाना डिजाइन करना है कि 13 लोग का है कि ऐसा क्वालिटी है, ये सबको डिजाइनिंग ही तो बोलते हैं। तो जब भी आपको मेंबर को डिजाइन करना है तो आप लोड के वैल्यू को आप बढ़ा के बताइएगा कि घटा के बताइएगा, सो हमको बताइए। आपके घर में अगर मान लीजिए आप अपने घर के ओनर हैं मान लीजिए, तो आपके घर में जानते हैं कि रोज दिन 5 आदमी का खाना बनता है और आपके दो कोई दोस्त आने वाले हैं, तो आप घर में क्या बोलिएगा कि 7 लोग का खाना आज बना देना। कि आप अगर अच्छे मैनेजर हैं, अगर अच्छे मैनेजमेंट करते हैं तो आप अपने घर में उसको बोलेगा कि 10 आदमी का खाना बनाना, 8 आदमी का खाना बनाना, ताकि खाना घटना नहीं चाहिए। क्लियर। तो उसी तरह से आप अगर एक अच्छे डिजाइनर हैं तो आप उस स्ट्रक्चर को, आप उस मेंबर को लोड को बढ़ा के बताइएगा, ना कि उसको घटा के बताइएगा, ना कि उतना ही पे बनाइएगा जितना डेली बनता था, तो खाना घटना है सब, ठीक है। तो लोड घटा के आप नहीं बनाते हैं, लोड आप बढ़ा के बनाते हैं। तो लोड को कैसे बढ़ाएंगे? लोड हो सकता है, लोड जो है हो सकता है कि आप पे 50 किलो न्यूटन का गेस्ट आने वाला है। लोड का मतलब बाहर से आने वाला गेस्ट समझना है, एक्सटर्नल एजेंट को समझना है। तो हो सकता है कि लोड 50 किलो न्यूटन का आने वाला है, यानी कि हो सकता है कि घर बाहर से 2 गेस्ट आने वाला है, आप बनाइएगा 3 लोग का, यानी कि आप 50 किलो न्यूटन है, तो आप जो है मान लीजिए इसको डिजाइन करिएगा 100 किलो न्यूटन से। ये लोड है और ये है डिजाइन लोड। लोड और डिजाइन लोड में यहीं पे फर्क बता देते हैं। तो ये लोड है और ये डिजाइन लोड, बहुत ज़्यादा ये है लोड, डिजाइन कर लिए। तो कहने का मतलब है कि क्या आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई किए होंगे कि नहीं, तभी तो 100 आया है। तो जब लोड को हम बढ़ा के बताते हैं तो एक फैक्टर का बिल्कुल एक फैक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? फैक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और इसी फैक्टर को हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब समझ गए कि अगर लोड आपके पास 50 किलो न्यूटन है तो वो कौन सा फैक्टर है जिससे हमको डिजाइन करना है ताकि लोड बढ़ा के हम डिजाइन कर सके, उसी को क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। बिल्कुल सही बात। चलिए, तो ये तो था हमारा कि लोड से डिजाइन लोड कैसे समझना, और एक्सटर्नल एजेंट का फीलिंग देना था कि कैसे हम लोग बाहरी व्यक्ति से रिलेट कर लें, इसलिए हम ये बात यहाँ पे आपको बताएं। अब समझिए कि लोड आपका किलो न्यूटन में दिया हुआ है, इसका मतलब ये लोड क्या है? फोर्स है। न्यूटन या किलो न्यूटन में क्या चीज रहता है? फोर्स रहता है। लेकिन लोड जो है, लोड आपका फोर्स भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात, रेड बॉक्स में इसको डालेंगे। लोड कैन बी फोर्स और लोड कैन बी मोमेंट। लोड हमारा फोर्स भी हो सकता है और लोड हमारा मोमेंट भी हो सकता है, बिल्कुल इस बात को बॉक्स में डाल देंगे। लोड का मतलब हमेशा फोर्स ही नहीं समझेंगे। लोड कैन बी फोर्स ऑल्सो एंड लोड कैन बी मोमेंट ऑल्सो। लोड कैन बी फोर्स ऑल्सो एंड लोड कैन बी मोमेंट ऑल्सो। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब तो रहा ये बात कि एक्सटर्नल एजेंट है, लोड फोर्स भी है और मोमेंट भी है। पॉइंट नंबर 1, लोड एक्सटर्नल एजेंट है। पॉइंट नंबर 2 कि ये फोर्स भी है और मोमेंट भी है। ये फोर्स भी है और मोमेंट भी है। पॉइंट नंबर 3, सेल्फ वेट को नहीं देखना है। घर में कितना लोग का क्या खाना बन रहा है वो हमको नहीं मतलब है, हमको बाहर से कितना लोग आ रहा है उसको साथ में लेना है। तो सेल्फ वेट ऑफ मेंबर, अगर मेंबर को देख रहे हैं तो मेंबर का सेल्फ वेट, या फिर पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे के पूरे बॉडी को अगर देख रहे हैं तो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, ठीक है। सेल्फ वेट ऑफ मेंबर, बॉडी या स्ट्रक्चर, इसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं डिजाइनिंग में। क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब नहीं मानते। इसका मतलब क्या है वो समझिए। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे क्या, जैसे 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 सपोज कीजिए कि ये स्टूल है मेरे पास में। क्या है? ये स्टूल है। तो
इस स्टूल पे मैं आपसे पूछूंगा कि कितना लोड है, ये स्टूल है, पूछूंगा कितना लोड है, तो आप कहेंगे कि इस पे कोई लोड नहीं है, ये जीरो लोड है। लेकिन अगर हम इस स्टूल पे, अगर हम इस स्टूल पे इस तरह से अगर बैठ जाते हैं, अगर आपको मे भी दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, हम अभी स्टूल पे बैठे हुए हैं। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्टूल पे कितना लोड है, तो स्टूल पे लोड कितना है, मेरे वेट जितना। कितना लोड है, मेरे वेट जितना। लेकिन जैसे इसको हम डायग्राम बना ही देते हैं, जैसे ऐसे हमारा स्टूल था, है ना, ये हमारा स्टूल था, ये इसका लेग था, ये था हमारा स्टूल। तो अभी अगर हम पूछेंगे कि बताइए लोड ऑन स्टूल कितना है, लोड ऑन टेबल बोल दीजिए, स्टूल बोल दीजिए, तो आप बोलेंगे जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि इस पे इसका वेट को तो हम लोग नेग्लेक्ट करना है, एजम्पशन है, ये हमारा एजम्पशन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। ठीक है, ये हमारा एजम्पशन है। पहले एक एजम्पशन बताए थे होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक वाला, एक एजम्पशन हमारा ये भी। तो क्या इस पे बाहर से अभी कोई दिख रहा है क्या बैठा हुआ, नहीं, तो मतलब लोड ऑन टेबल इज इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर हम इसके चेयर के, इस टेबल के लेग्स का बात करें, तो इस लेग पे इस टेबल का जो अपर पोर्शन है, अपर बॉडी का जो पोर्शन है, उसका वेट है कि नहीं। तो अगर हम लोड ऑन ऑन लेग्स का बात करें, लोड ऑन लेग्स ऑफ चेयर का बात करें, तो अब क्योंकि किसको देखना है, किसको देखना, किसको है, चेयर के लेग। तो जब चेयर के लेग को देखना है, तो इस बार मेंबर यानी कि चेयर के अपना, जो चेयर का अपना वेट होगा उसको नहीं देखना है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है उसको देखना है। यानी कि अब इस बार लोड कितना आ गया, वेट ऑफ अपर पार्ट ऑफ चेयर, वेट ऑफ अपर पार्ट ऑफ टेबल या चेयर। अब तो ये हो गया नॉर्मल एग्जाम्पल टेबल या चेयर का। अब क्या फायदा हुआ अगर हम सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल नहीं दिए और ऐसा ऐसा छोटा मोटा एग्जाम्पल दे दे मैकेनिकल की तरह, या फिर तो फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना। आपको मतलब समझ में आ गया। अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखिए जो कि आपको फीलिंग आएगा सिविल इंजीनियरिंग का। थोड़ा सा टेबल से ही प्रभावित हुआ है, वो मेरा एग्जाम्पल अभी है ट्रेंड। चलिए, आपको पता होगा आपका जो घर का छत है उसको बोलते हैं स्लैब। क्या बोलते हैं उसको, स्लैब। और वो जो आपके घर के ऊपर कोना कोना में जो चारों टाइप का जाता है उसको बोलते हैं बीम। और ये जो सामने से आपको जो पाया जिसको बोलते होंगे उसको कहते हैं कॉलम। ठीक है, इतना बात आपको पता होगा। यानी कि जो आपका घर का ये छत है, मान लीजिए ये घर का छत है, तो ये छत वाला जो पोर्शन है, ये थोड़ा सा थिकनेस दे देते हैं इसको, कहिएगा जी मेरा छत इतना पतला है। ठीक है, ये छत वाला जो सेक्शन हो गया इसको हम लोग बोलते हैं कौन सी, स्लैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लैब। स्लैब जिस चीज पे रखा हुआ है, ये था स्लैब। स्लैब सपोर्ट करता है ऐसे बीम पे, यहाँ पे आपको पता होगा कि बनता है बीम, इधर भी रहेगा, इधर भी रह सकता है बीम, है ना। तो ये भी क्या है, इधर भी बीम है, पीछे भी है, इधर भी बीम है। स्लैब रेस्ट कर रहा है किस पे, बीम पे। और बीम रेस्ट कर रहा होता है कॉलम पे। बीम रेस्ट कर रहा होता है किस पे, कॉलम पे। वर्टिकल मेंबर कॉलम, हॉरिजॉन्टल मेंबर बीम, हम कल भी शायद बोले होंगे फर्स्ट लेक्चर में। और कॉलम बनाया जाता है फुटिंग पे, कॉलम बनाया जाता है फुटिंग या फाउंडेशन जो भी बोल रहे थे, फुटिंग पे। यहाँ भी कॉलम होगा, है ना, और यहाँ भी फुटिंग होगा। फुटिंग बहुत सारा टाइप है, सेमेस्टर 1 में हम लोग पढ़ते ही हैं बहुत सारा फुटिंग का टाइप, स्ट्रैप फुटिंग, दिस फुटिंग, दैट फुटिंग। तो ये फुटिंग हुआ, दोनों फुटिंग एक जैसा ही बनाइए। ठीक है, ये भी क्या हुआ हमारा, फुटिंग हुआ। और फुटिंग रेस्ट कर रहा होता है, इसके नीचे और भी फाउंडेशन का मटेरियल लगा हुआ होता है। ठीक है, और भी मटेरियल यहाँ पे लगेगा। और फुटिंग जो है वो रेस्ट कर रहा है नीचे पे, क्या है जी, नीचे हमारा क्या है, यहीं से सॉइल, सॉइल तो यहीं से दिखेगा। तो ये हमारा जो है वो ग्राउंड लेवल है,
ये हमारा कैसा लेवल है, ग्राउंड लेवल है ना, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। यानी कि इसके नीचे जो हमारा क्या है वो है सॉइल, क्या है हमारा सॉइल। यानी कि और इस पूरे चीज को जो हमारा ग्राउंड लेवल से ऊपर का चीज है इसको हम लोग बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर। ग्राउंड लेवल से नीचे के चीज को बोलते हैं सब स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर। और पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो ये हमारा स्लैब है, फिर बीम है, फिर कॉलम है, फिर फुटिंग है, फिर सॉइल है। तो अगर हम पूछेंगे कि लोड ऑन सॉइल कितना है, लोड ऑन सॉइल, सॉइल का इसीलिए सॉइल को बोलते हैं कि सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ये बात भी समझाएंगे। तो लोड ऑन सॉइल जो है ये कितना है, तो ये है वेट ऑफ स्ट्रक्चर जितना, पूरा का पूरा सॉइल पे क्या है, सॉइल पे ऊपर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, तो वेट ऑफ स्ट्रक्चर, वेट ऑफ स्ट्रक्चर, समझ गए। अगर हम फुटिंग का बात करते हैं, सिर्फ फुटिंग को कंसीडर कीजिए, तो फुटिंग पे कितना लोड है, फुटिंग पे हमारा जो लोड है यानी कि लोड ऑन फुटिंग, लोड ऑन फुटिंग, अभी हम लोड देखना सिखा रहे हैं बस। तो लोड ऑन फुटिंग क्या है, इसमें हमारा वेट ऑफ बीम भी आ जाएगा, हमारा इसमें वेट ऑफ कॉलम भी आ जाएगा, यहाँ हमारा वेट ऑफ स्लैब भी आ जाएगा। क्लियर। अगर हम बात करते हैं लोड ऑन कॉलम का, तो लोड ऑन कॉलम में क्या आ जाएगा, वेट ऑफ हमारा बीम भी आ जाएगा प्लस वेट ऑफ हमारा स्लैब भी आ जाएगा। देखिए कॉलम पे चाहिए तो हमको कॉलम को नहीं देखना है, हमको उसके ऊपर देखना है कि क्या क्या है, बीम है, स्लैब। हम पे लोड देखना है तो हमको मेरे छत के सर के ऊपर देखना है कि क्या रखा हुआ है, हमको नहीं देखना, ठीक। लेकिन वहीं अगर लोड हमारा बीम पे पूछा जाए तो सिर्फ इस पे वेट ऑफ स्लैब आएगा। लेकिन बताइए तो लोड ऑन स्लैब क्या होगा, अगर हम ऊपर एयर वगैरह का भी लोड को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो स्लैब पे आपको कुछ दिख रहा है क्या, एयर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो लोड ऑन स्लैब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, स्लैब पे कोई लोड नहीं, बिल्कुल। तो ये इस तरह से आपको लोड देखने आना चाहिए। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में तो ऐसे बना के नहीं देगा, एग्जाम में कैसे पूछेगा वो भी बता दे रहे हैं। सिखा देंगे पूरा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूरा सिखाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं। पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे लोग है, ये हैं बहुत सीनियर सीनियर, है ना। तो क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में वो देखिए, ये गेट में इस तरह का क्वेश्चन आपको देख जाएगा। ये एक मेंबर इस तरह से बना देगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कैसा भी रहे उससे मतलब नहीं, और एक मेंबर आपको ऐसा बना देगा। क्लियर। एक फोर्स यहाँ से लटका दिया P, एक फोर्स यहाँ से लटका दिया P1, एक फोर्स यहाँ से लटका दिया P2। मान लीजिए हम वैल्यू ले लेते हैं 50 किलो न्यूटन, यहाँ पे 20 किलो न्यूटन, यहाँ पे 30 किलो न्यूटन, ठीक है। और जो हमारा फर्स्ट वाला जो मेंबर है इसको हम मेंबर 1 बोलते हैं, सेकेंड वाला मेंबर है मेंबर 2 बोलते हैं। क्लियर। तो आप हमको बताइए कि लोड ऑन 1, फर्स्ट वाले पे आपको कौन सा लोड दिख रहा है, तो आप कहिएगा कि आप तो बोले थे जिसको देखना है उसको नहीं लेना है, यानी कि 20 और 30 को नहीं लेना है। बहुआ ये 20 और 30 उसका अपना वेट थोड़ी ना है, ये एक्सटर्नल लोडिंग दिखाने का तरीका है, तो ये एक्सटर्नल ही है ये सब। तो 1 वाले पे 20 और 30 है, यानी कि सिर्फ 50 है क्या, नहीं, 1 वाले पे 20 और 30 तो डायरेक्टली दिख रहा है, लेकिन ये 50 वाला भी तो कहीं ना कहीं 1 को तो खींच ही रहा है ना। तो 1 को अगर देखना है तो आप 1 को पूरा घेरा लगा दीजिए, 1 को पूरा इस तरह से घेरा लगा दीजिए, उसके बाहर देख लीजिए कि कितना लोड लगा हुआ है ना। तो कितना हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 20 प्लस 30 प्लस 50। और अच्छा से अगर देखना है तो, और अच्छा से देखना है तो क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है,
फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री बॉडी डायग्राम, आ गया है बात, तो चलिए बोल लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि आप स्ट्रक्चर जो भी आपके सामने दिया है उसका क्या करिए कि जितना भी सपोर्ट या कंस्ट्रेंट जहाँ से भी किया हुआ है उसको वहाँ से हटा दीजिए, और जितना भी एक्सटर्नल फोर्स है उसका रिएक्शन के साथ आप एक डायग्राम बनाइए। हर मेंबर को आप अलग अलग करके भी बना सकते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो अगर हम ऊपर से ये जो कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, जो इसको सीलिंग जो है, दीवार का छत जो है इसको पकड़े हुए, उसको हम हटा दिए, ठीक है, इसको सारा मोह माया से दूर कर दिए, तो ये 1 अलग हो गया, और इसके नीचे जो है ये 2 वाला है ये भी नीचे अलग हो गया। लेकिन इक्विलिब्रियम जो है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। एक इक्विलिब्रियम वर्ड बहुत फेमस है, आपको सोम पढ़ते समय इक्विलिब्रियम, कंपैटिबिलिटी ये सब आते रहेगा। तो ये 2 भी अलग हो गया। तो इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड होने का मतलब क्या कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं ना, सोम पढ़ रहे हैं, तो सोम जब पढ़े तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो उसमें हमारा बॉडी कोई मोशन में नहीं है ना, हमारा घर, हमारा जो भी चीज़ है, हम लोग जो भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सिविल में पढ़ रहे हैं वो सब तो रुका हुआ है। तो रुका हुआ मतलब स्टैटिक है, मतलब चल नहीं रहा है, चल नहीं सकता है, गिर नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि ये मेंबर को हम अचानक गिरने देंगे। तो यहाँ अलग कर दिए तो आपको तो ऐसा लग रहा है कि 2 वाला मेंबर गिर रहा है, तो इसको अगर गिरने नहीं देना है तो फ्री बॉडी डायग्राम का इक्विलिब्रियम जो है, एफवीडी में इक्विलिब्रियम देखना बहुत जरूरी है। इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होना चाहिए, बंधनों से मुक्त होना चाहिए। तो 50 नीचे लग रहा है तो 50 ऊपर भी लग रहा होगा। लेकिन क्या आपको यहाँ पे कोई 50 दिख रहा है क्या? इसी जंक्शन का 50 लगा दिए, तो जब आपको जंक्शन पे 50 नहीं दिख रहा है और आप यहाँ ऊपर की तरफ लगा दिए हैं, इसका मतलब यहाँ जस्ट 50 नीचे भी लग रहा होगा। तभी तो एक 50 ऊपर और एक 50 नीचे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया यहाँ पे। लेकिन आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, जब आप यहाँ लगा रहे हैं तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा। फिर देखिए, जब ये 50 रेड वाला नीचे लगा दिए तो इसके ऊपर में भी तो आपको 50 का फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये भी हमारा 50 का फोर्स लग गया। तो इस 1 वाले पे कितना पे आ गया, इस 50 की वजह से 50 आ गया, और इस 1 वाले पे 20 और 30 और लग रहा था। इस 1 वाले पे 20 और 30 और लग रहा था, तो 1 वाले पे हम 20 और लगा दिए और यहाँ से 30 भी और लगा दिए। क्लियर है मेरा बात? अब देखिए, तो जब 20 30 इधर लगा तो 20 और 30 इधर भी तो जनरेट हो गया होगा, क्योंकि क्या आप बोले, इक्विलिब्रियम में रखना है। जब नीचे 100 का फोर्स लग रहा है तो ऊपर भी 100 का फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए, 2 वाले पे कितना का फोर्स है, 50 का, और 1 वाले पे कितना का, 100 का। तो लोड ऑन 1 जो है 100 किलो न्यूटन, और लोड ऑन 2 जो है ये हमारा 50 किलो न्यूटन। तो इसको एज ए क्वेश्चन आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया ऐसे कि लोड को किस तरह से हम लोग को देखना है। क्लियर? चलिए, तो कितना देर का हो गया, 38 मिनट, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैंने सिर्फ क्या बताया, इस लेक्चर में मैंने कोई लोड का टाइप नहीं बताया कि कौन एक्सियल लोड है, कौन शियर है, कौन क्या है। बस अब इसमें हम ये बता दे रहे हैं कि मेंबर कट करने पे क्या होता है, ठीक ना, जो कि लेक्चर 1 का ही क्वेश्चन था हमारा। देखिए, जब भी आप जनरलाइज्ड लोडिंग लग रहा होगा, कोई इस तरह से बीम था हमारे पास, ठीक है, तो बीम जब भी रहेगा इस तरह से, कोई भी एक्सटर्नल लोडिंग इस तरह से इस पे लग रहा है, मान लो बहुत सारा लोड है, इसको हम यूडीएल बोल दिए थे, इसको हम पॉइंट लोड बोल दिए थे, इसको हम मोमेंट बोल दिए थे, ये सब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस 20 से जाता है, इसके पैरेलल लगा हुआ है तो वो भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ही कहलाता है, ठीक है। तो जब इसको हम कट करेंगे कहीं से भी, इस तरह से मान लीजिए यहाँ से हम सेक्शन को कट कर लिए, सेक्शन को क्या करिए, कट किए। तो कट करने के बाद हमको बीम कुछ यहाँ से इस तरह से दिख रहा होगा, ऐसे कुछ इस तरह से कुछ हमको दिखेगा। हम कट करने के बाद का डायग्राम का बात कर रहे हैं। तो जब हम सारे फोर्सेस का हम इफेक्ट देखना चाहते हैं कि क्या है, तो देखिए, जब भी हम सारे फोर्सेस का इफेक्ट देखना चाहते हैं तो हमको फिर वही अपना स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। यहाँ जेड एक्सिस और यहाँ वाई एक्सिस और यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस, क्लियर।
क्योंकि हम जैसे कैसे वेक्टर में आप फोर्सेस को रिजोल्यूशन करके आप एक्स में और वाई में निकाल लेते थे, फोर्स भले कहीं भी लगे, उसी तरह से हम एक्स वाई और जेड का यहाँ पे बात करेंगे, 3 डायमेंशनल बात है। तो एक फोर्स इसमें इधर के तरफ लग रहा होगा जिसका कि नाम है, मान लीजिए एफ जेड में लग रहा है तो एफ जेड नाम दे देते हैं। एक फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा तो इसका नाम दे दिए हम लोग एफ वाई, और एक फोर्स इधर लग रहा होगा तो इसका नाम दे दिए हम लोग एफ एक्स। कहने का मतलब है ये 3 एक्सिस था हमारा, ये आप घर में करके देखेंगे खुद से, और तीनों एक्सिस में एक जनरलाइज लोडिंग है, मतलब क्या बोले थे, जनरलाइज है हमारा, और यहाँ पे ये 90 डिग्री पे लग रहा है। तो ये इसको यहाँ से खींचना चाह रहा है, इस तरह से, इस क्रॉस सेक्शन को यहाँ से खींचना चाह रहा है। तो जब इस क्रॉस सेक्शन को पे हम क्रॉस सेक्शन को अगर फिक्स कर दें तो इस क्रॉस सेक्शन पे क्या कर रहा है ना कि एफ जेड जो है ये खींचना चाह रहा है, मतलब ये एफ जेड जो है हमारा, ये हमारा यहाँ पे टेंसाइल फोर्स है, टेंसाइल, या फिर इसी को हम लोग नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि नॉर्मल परपेंडिकुलर है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। लेकिन एफ वाई या एफ एक्स जो है इस क्रॉस सेक्शन को खींचना नहीं चाह रहा है। इस क्रॉस सेक्शन का अगर बात करें, इस क्रॉस सेक्शन का अगर बात करें तो इसको खींचना नहीं चाह रहा है, वो उस सरफेस को छूता हुआ निकल रहा है, उस सरफेस को छूता हुआ निकल रहा है। तो जब भी फोर्स जो है सरफेस को छूता हुआ निकलेगा तो उसको हम लोग शियर फोर्स कहते हैं। तो हमारा एफ एक्स और एफ, अब ये सारा जो हम बनाए हैं इन तीनों इंटरनल फोर्स है। कैसा फोर्स है ये? इंटरनल फोर्स अभी जो बना रहे हैं। तो एफ एक्स और एफ वाई हमारा क्या हो गया? शियर फोर्स, शियर फोर्स, क्योंकि ये पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन था। नॉर्मल क्यों था? क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन था। क्लियर है मेरा बात यहाँ तक? ये तीनों आप फोर्स समझ गए। अब तीनों फोर्स तो समझ गए, यानी कि कट करने पे 3 फोर्स आता है? नहीं, तीनों फोर्स हो गया। अब इस तीनों के अलोंग, अब क्योंकि सिर्फ लोड थोड़ी था, मोमेंट भी तो लग रहा है, तो इस तीनों के अलोंग आप समझिए कि यहाँ से एक घुमाने वाला लोड लगा हुआ है। एफ जेड के अलोंग यहाँ पे एक ऐसे घुमाने वाला है, यानी कि यहाँ पे जो फोर्स है ये इसको जब घुमाएगा तो ऐसा समझिए कि कोई भी चीज़ ऐसे यहाँ पे पकड़े हुए है, बीच में मेंबर को पकड़े हुए था, कल हम दिखाए थे आपको, यहाँ से इस तरह से पकड़े हुए था। तो जब आप इसको यहाँ से घुमा रहे होंगे, तो अगर यहाँ से हम कोई भी चीज़ घुमाएंगे, आप फील कीजिए इस चीज़ को, तो पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन ही घूमेगा। अगर हम यहाँ से इसको घुमाना चाहते हैं, ये सामने मेरा क्रॉस सेक्शन है, ये सामने मेरा क्या है? क्रॉस सेक्शन है, और हम इसके अलोंग जो एक्सिस है उसको घुमाना चाहते हैं, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्रॉस सेक्शन ही क्या हो रहा है? घूमना चाहेगा, ठीक है, घूमना चाहेगा। लेकिन अगर हम वहीं इसको घुमाना चाहेंगे, अगर हम वहीं यहाँ पे जो मोमेंट है अगर वो यहाँ पे घूमना चाहेगा, तो क्रॉस सेक्शन के साथ साथ क्या हो रहा है यहाँ पे? ये पूरा का पूरा प्लेन घूम जाएगा, ऐसे पूरा का पूरा यहाँ से ये बेंड कर जाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ पे जो रोटेशन देंगे, ठीक है, जो यहाँ पे ऐसे रोटेशन दिए, मान लीजिए यहाँ पे ये रोटेशन दिए हम एम जेड का, तो एम जेड क्या करना चाह रहा है? एम जेड चाह रहा है पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन को नचा देना। लेकिन अगर यहाँ पे एफ वाई लग रहा है, डायरेक्शन पे बिल्कुल नहीं जाइए, जिधर मन है उधर बनाइए, डायरेक्शन का कोई फंडा अभी नहीं लेना है। अगर हम एफ वाई का बात कर रहे हैं तो एफ वाई कहाँ लगा हुआ है? देखिए, एफ वाई ऊपर वाले को घुमा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इस बीम को वो पीछे की तरफ ऐसा धक्का लेके जाना है, देने जा रहा है ना। अगर मान लीजिए सिर्फ यही बीम है तो एफ वाई उसको ऐसे घुमा रहा है, तो बीम को इस तरह से मोड़ने का कोशिश कर रहा है। एफ एक्स उसी तरह है, तो वो बीम को सामने ऐसे मोड़ने का कोशिश कर रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो जब एफ वाई नहीं बोल दीजिए, इसको एम वाई बोल दीजिए, एम वाई। और यहाँ पे अगर कोई घुमाने वाला चीज़ है इस तरह से, तो इसको बोल दीजिए एम एक्स। तो एम वाई उसको पीछे की तरफ धक्का देना चाह रहा है, घुमाना चाह रहा है। एम एक्स इसको इस तरह से घुमाना चाह रहा है, एम एक्स इसको इस तरह से घुमाना चाह रहा है। तो जब पूरा का पूरा बीम घूम जाना चाहता है ना, यानी कि पूरा का पूरा बीम का फ्रंट व्यू घूमना चाहता है, तो उस समय जो मोमेंट लग रहा है इसका मतलब वो है बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, यानी कि जब फ्रंट व्यू को रोटेट करा दे, फ्रंट व्यू को जो रोटेट करा दे या बेंड करा दे, उसको कहते हैं बेंडिंग मोमेंट। क्या कहते हैं? बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ इस एग्जांपल में हमारे पास क्या क्या है? एम एक्स है और
एम वाई। क्लियर, एम एक्स है और एम वाई। लेकिन एम जेड आपको याद आया क्या था? एम जेड इधर से ना लगा हुआ है, ये जो ऐसे है और यहाँ घुमा रहा है, यानी कि पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन को नचाना चाह रहा है, ये क्रॉस सेक्शन को ही घुमाना चाह रहा है, वो इसको नहीं मोड़ रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे आपको कोई चीज़, जैसे कपड़ा साफ करते हैं तो कपड़ा साफ करने में उसको जब पानी गाड़ना होता है तो आप कपड़ा को ऐसे थोड़ी घुमा रहे हैं, आप कपड़ा को पकड़ के ऐसे निचोड़ रहे हैं। तो यहाँ जो एमजेड है वही कपड़ा निचोड़ने जैसा फीलिंग इफेक्ट कर रहा है ना, कपड़ा को यहाँ निचोड़ने का कोशिश कर रहा है। तो जब कपड़ा निचोड़ रहा है यानी कि क्रॉस सेक्शन को जब घुमाना चाह रहा है, यानी कि जब क्रॉस सेक्शन रोटेट करने का फीलिंग आएगा, क्रॉस सेक्शन जब रोटेट करने का फीलिंग आएगा तो वो भी एक तरह का मोमेंट है क्योंकि घूम रहा है, लेकिन उसको टॉर्सन कहेंगे, टॉर्सनल मोमेंट या टॉर्सन शिफ्ट नाम दे देंगे। क्या कहेंगे? टॉर्सन। तो टॉर्सन में हमारा यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल आ गया? एम जेड का आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना ही में सारा चीज़ है, सोम पूरा भरा हुआ है इसमें। ठीक है, तो देखिए दुनिया में बीम पे कितना भी तरह का फोर्स लगेगा, 6 तरह का ही इंटरनल फोर्स जनरेट होगा 3 डायमेंशनल में अगर देख रहे हैं तो। 2 डायमेंशनल में देखेंगे तो कोई एक एक्सिस हटा दीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से जेड एक्सिस हटा दिए तो एम जेड और एफ जेड हट जाएगा, तो बस यही बच जाएगा, 2 इधर का 2 उधर का। समझिए? तो कहने का मतलब है कि क्या है, कहने का मतलब कि एफ वी को रोटेट करा दे तो बेंडिंग मोमेंट और क्रॉस सेक्शन को रोटेट करा दे तो टॉर्सनल मोमेंट एम जेड। कहने का मतलब है कि आपका किसी भी तरह का रोटेशन आ जाए, आपको लोडिंग कितना कितना बन सकता, इंटरनल फोर्स कितना बन सकता है? या तो आपको एक्सियल फोर्स बन सकता है, या तो आपको एक्सियल फोर्स बन सकता है, या तो आपको शियर फोर्स बन सकता है, या तो आपको शियर फोर्स बन सकता है, या तो आपको बेंडिंग मोमेंट बन सकता है, बेंडिंग मोमेंट बन सकता है, या तो आपको टॉर्जन आ सकता है, बेंडिंग मोमेंट या टॉर्जन। अब एक्सियल फोर्स में दो चीज आ सकता है, या तो टेंशन या कंप्रेशन। एक्सियल फोर्स में हमारे पास टेंशन भी आ सकता है और एक्सियल फोर्स में हमारे पास कंप्रेशन भी आ सकता है। यही तो हमारा सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक, या फिर डिजाइनिंग में भी जब आप देखेंगे आरसीसी वगैरह तो कभी एक्सियल फोर्स के लिए डिजाइन करेंगे, कभी शियर फोर्स के लिए, कभी बेंडिंग मोमेंट के लिए, कभी टॉर्जन के लिए। तो ये सब हमारा इंटरनल फोर्स है, और ये इंटरनल फोर्स आया है एक्सटर्नल कॉज के वजह से, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से, और इस इंटरनल फोर्सेस के वजह से हमारे बॉडी के अंदर आएगा स्ट्रेस। क्या आएगा? स्ट्रेस। ठीक, एक्सटर्नल फोर्सेस कॉजेज इंटरनल फोर्स एंड इंटरनल फोर्सेस कैन प्रोड्यूस स्ट्रेस। जरूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेस आएगा, बिल्कुल। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स कॉजेज इंटरनल फोर्स और इंटरनल फोर्सेस कैन प्रोड्यूस स्ट्रेस। जैसे अगर हमारे घर में कोई आने वाला है गेस्ट बाहर से, तो जाहिर सा बात है कि घर में कुछ चहलकदमी बढ़ जाएगा, घर में कुछ काम बढ़ जाएगा, घर में कुछ टास्क बढ़ जाएगा। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इंटरनल फोर्स आएगा। लेकिन क्या जरूरी है कि हर गेस्ट के आने से हमको टेंशन हो जाता है? ऐसा जरूरी नहीं। कुछ गेस्ट के आने से हम खुश हो जाते हैं, हैप्पी मूड में आ जाते हैं, और कुछ गेस्ट ऐसा भी होते हैं, बिल्कुल वही गेस्ट अगर ज़्यादा दिन रह लेते हैं तो फिर हमको टेंशन होने लगता है, थोड़ा स्ट्रेस होने लगता है, कितना दिन हो गया, बहुत दिन हो गया। तो अपने आप से रिलेट कीजिए, जो बाहर से आने वाला फोर्स है वो इंटरनल फोर्स तो जनरेट करेगा ही, बिल्कुल। आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं तो आपको खाना की व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, सब चीज़ करना पड़ेगा, लेकिन आपको टेंशन होगा, ये दूसरा चीज़ पर डिपेंड करता है। और वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि स्ट्रेस कब जनरेट होता है। बिल्कुल, स्ट्रेस ऐसा नहीं है कि लोड को देख लिए और स्ट्रेस बता दिए। बहुत लोग को हम देखते हैं कि यहाँ पे इस तरह से पढ़ा लेते हैं, ये देखिए, वो बोलेंगे क्या कि यहाँ पे एक बार लगा हुआ है इस तरह से 2 डायमेंशन में, इसको ऐसे, और यहाँ लोड है पी का, बताओ इस पर नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा? तो वो भी बहुत अच्छा होता है, यहाँ एरिया ए रहता है, वो P/A बोल देता है। अरे आप कैसे बोल दिए P/A? गलत है, ये गलत है। P फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, और आप अभी प्लेन तो हमको बताए ही नहीं कि किस प्लेन का बात कर रहे हैं। हम यहाँ तो स्ट्रेस पूछ सकते हैं, यहाँ तो एरिया ए नहीं है,
ये तो कुछ एंगल पे यहाँ थीटा आ गया है, तो एक cos थीटा जैसा चीज आ जाएगा, तो स्ट्रेस इतना नहीं रहेगा। ये इस प्लेन पे तो ठीक है, इस प्लेन पे तो ठीक है, लेकिन इस प्लेन पे तो बदल गया, एक्स डबल डैश एक्स डबल डैश। तो ये सब बात भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि स्ट्रेस सिर्फ डिपेंड नहीं करता है, एक्सटर्नल लोड को देख के आप सिर्फ अगर स्ट्रेस बोल रहे हैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा ही बड़ा गलती कर दे रहे हैं। क्लियर, प्लेन डिसाइड करना पड़ेगा। चलिए, तो आज इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद। तो लेक्चर 1 का आपको क्वेश्चन मिल गया कि जब भी आप किसी मेंबर को कट करते हैं तो आपको 6 तरह का फोर्स मिलता है, 6 फोर्स मिलता है, लेकिन उसका टाइप अगर बनाएंगे तो 4 टाइप का ही बनता है। क्लियर, तो आइए इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।